नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। हम सब देख रहे हैं यूपीएसआई मूल विधि सीरीज। भारत की न्याय व्यवस्था में हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पुरानी आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस आ गई है। तो आज चलिए समझते हैं कि ये नया कानून आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। तो इस पूरी चर्चा में हम 4 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बीएनएस को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर समझेंगे कि किसी भी काम को अपराध क्या चीज बनाती है, मतलब अपराध के मूल तत्व क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी अपराध किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है और आखिर में इस नए कानून का पूरा ढांचा कैसा है उसे भी समझेंगे। चलिए तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर एक नई दंड संहिता की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि 1 जुलाई 2024 से 160 साल पुराना, मतलब अंग्रेजों के जमाने का कानून भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी अब खत्म हो गया है। उसकी जगह बीएनएस ने ले ली है। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोच ये है कि हमारी न्याय व्यवस्था को आज के भारत के हिसाब से मॉडर्न बनाया जाए। अच्छा, एक और बहुत दिलचस्प बदलाव है, इसे सरल बनाया गया है। आप देखिए, पहले की आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जो काफी ज्यादा थीं। अब नए बीएनएस में सिर्फ 358 धाराएं हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून को छोटा और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की गई है, ताकि इसे समझना और लागू करना दोनों ही आसान हो। तो बीएनएस सिर्फ पुरानी किताब पर नया कवर नहीं है, इसमें आज के जमाने के हिसाब से बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे पहले बात करते हैं उन अपराधों की जिन्हें नए कानून से पूरी तरह हटा ही दिया गया है। ये वो कानून थे जो या तो असंवैधानिक हो चुके थे या फिर आज के समय में उनकी कोई खास अहमियत नहीं रह गई थी। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये बदलाव दिखाते हैं कि हमारा कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और समाज की बदलती सोच को अपना रहा है। जैसे कि व्यभिचार, मतलब अडल्टरी, जो आईपीसी 497 में था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसे असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि ये कानून महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति की तरह देखता था। ठीक इसी तरह सहमति से बने संबंधों के लिए धारा 377 को भी हटा दिया गया है। और हाँ, एक और जरूरी बात, आत्महत्या का प्रयास अब ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन यहाँ एक पेच है। अगर कोई किसी सरकारी अफसर को उसका काम रोकने के लिए ऐसा करने की धमकी देता है, तो उस पर बीएनएस 225 के तहत कार्रवाई जरूर होगी। अब कुछ कानून ऐसे हैं जिन्हें हटाया नहीं गया, बल्कि उनके नाम, उनकी नीयत और उनके दायरे में एक बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव दिखता है। राजद्रोह या सिडिशन, ये शब्द ही अब हटा दिया गया है। इसकी जगह बीएनएस की धारा 152 में एक नया अपराध है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। अब देखिए, फर्क समझिए। पहले का जो कानून था वो सरकार के खिलाफ अपराध की बात करता था। अब का जो कानून है वो राष्ट्र के खिलाफ अपराध की बात करता है। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ सरकार की आलोचना कर देने से ही किसी पर ये गंभीर धारा नहीं लग जाएगी, जब तक कि उस एक्शन से देश की सुरक्षा या अखंडता को कोई सीधा खतरा ना हो। बीएनएस की एक और खास बात है अपराधों की कुछ ऐसी नई श्रेणियों को जोड़ना जिनकी परिभाषा पुराने आईपीसी में थी ही नहीं। और ये दिखाता है कि कानून आज के दौर के उन अपराधों से निपटने के लिए तैयार हो रहा है जो समाज में बढ़ रहे हैं। जैसे आतंकवादी कृत्य अब सीधा बीएनएस का हिस्सा है। संगठित अपराध, जो पहले महाराष्ट्र के एमसीओ का जैसे सिर्फ कुछ राज्यों के कानूनों में था, अब पूरे देश में लागू होगा। इसका मकसद है ड्रग्स और मानव तस्करी जैसे कामों में लगे बड़े आपराधिक गिरोहों पर नकेल कसना। और हाँ, पहचान छिपाकर, जैसे नौकरी या शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना अब एक स्पष्ट अपराध है। मॉब लिंचिंग के लिए एक अलग से धारा बनाना एक बहुत बड़ा कदम है। यह कानून औपचारिक रूप से मानता है कि भीड़ द्वारा की गई हिंसा एक अलग और बेहद गंभीर किस्म का अपराध है। पहले इसे सिर्फ हत्या के मामले की तरह ही देखा जाता था। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि जब अपराध कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी भीड़ करती है, तो उस पर मुकदमा चलाना कितना मुश्किल होता है और जवाबदेही तय करने के लिए एक खास कानूनी ढांचे की जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए अब डिजिटल दुनिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बीएनएस ने तकनीक से जुड़े अपराधों को कैसे अपने अंदर शामिल किया है। यहाँ तरीका थोड़ा अलग है। कोई नया चैप्टर नहीं बनाया गया, बल्कि इंटीग्रेशन का रास्ता अपनाया गया है।
ये टेबल एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका दिखाती है। साइबर क्राइम नाम का अलग से कोई चैप्टर बनाने की जगह नए कानून ने डिजिटल तरीकों को मौजूदा अपराधों की परिभाषा में ही जोड़ दिया है। जैसे ऑनलाइन पीछा करना अब स्टॉकिंग के तहत ही आएगा और गलत या भ्रामक जानकारी फैलाना धारा 197 के तहत दंडनीय होगा। तो इन सभी बदलावों को देखने के बाद सवाल उठता है कि इस विशाल कानूनी सुधार का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? अगर सीधे शब्दों में कहें तो इस नई संहिता का मकसद एक ऐसी न्याय व्यवस्था बनाना है जो पहले से ज्यादा तेज हो, ज्यादा आधुनिक हो और ज्यादा निष्पक्ष हो। तो अब कानून की एक बहुत ही बुनियादी बात समझते हैं। आखिर कौन सा काम अपराध माना जाता है? कानून की नज़र में किसी भी एक्ट को क्राइम बनने के लिए दो चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। इसमें पहला है मेंस रिया। इसका सीधा मतलब है दोषपूर्ण मन या गिल्टी माइंड। ये किसी भी अपराध का मेंटल एलिमेंट है, मतलब अपराध करने का इरादा या ये जानना कि जो किया जा रहा है वो गलत है। जैसे अगर कोई जानबूझकर किसी का पर्स चुराता है तो उसके मन में चोरी का इरादा था, यही मेंस रिया है। और दूसरा है एक्टस रियस, यानी दोषपूर्ण कार्य या गिल्टी एक्ट। ये अपराध का फिजिकल एलिमेंट है, मतलब वो काम जो असल में किया गया, वो एक्ट जो कानून की नज़र में गलत है। और एक बात बहुत ज़रूरी है, ये काम वॉलंटरी होना चाहिए, अपनी मर्जी से किया गया होना चाहिए। और ये लैटिन कहावत एक्टस नॉन फॉसेट रियम निसी मेंस सिट रेया इसी बात को बहुत अच्छे से बताती है। इसका मतलब है सिर्फ कोई काम कर देना किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा भी अपराधी वाला ना हो। मतलब अपराध के लिए गलत काम और गलत इरादा दोनों का होना जरूरी है। ये हमारे क्रिमिनल लॉ का आधार है। तो अब जब हम अपराध के इन दो मूल तत्वों को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कोई भी अपराध आमतौर पर किन स्टेजेस से होकर गुजरता है। देखिए, एक अपराध के 4 चरण होते हैं। सबसे पहले आता है इरादा यानी इंटेंशन, मन में सोचना कि अपराध करना है। फिर आती है तैयारी यानी प्रेपरेशन, उसके लिए जरूरी सामान जुटाना या प्लान बनाना। तीसरा स्टेज है प्रयास यानी अटेम्प्ट, जब उस प्लान पर काम शुरू कर दिया जाता है। और चौथा और आखिरी स्टेज है संपादन यानी कमीशन, जब अपराध सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि कानून आमतौर पर सजा प्रयास यानी अटेम्प्ट के स्टेज से देना शुरू करता है। चलिए अब आखिर में एक नज़र डालते हैं कि इस नई भारतीय न्याय संहिता का ढांचा कैसा है, मतलब इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। पूरे बीएनएस को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 20 अध्यायों यानी 20 चैप्टर्स में बांटा गया है। और इन्हीं 20 अध्यायों के अंदर कुल 358 धाराएं यानी 358 सेक्शंस हैं जो अलग अलग अपराधों और उनकी सजा के बारे में बताती हैं। ये टेबल देखिए, इससे हमें बीएनएस के स्ट्रक्चर का एक अंदाज़ा मिलता है। आप देख सकते हैं कि कैसे चैप्टर 1 में शुरुआती बातें हैं, चैप्टर 2 में सज़ा के बारे में, तो वहीं चैप्टर 5 और 6 में महिलाओं, बच्चों और मानव शरीर के खिलाफ अपराधों को रखा गया है। सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। तो आज की इस चर्चा का सार क्या है? पहली बात, बीएनएस ने पुराने आईपीसी की जगह ली है ताकि हमारा आपराधिक कानून मॉडर्न हो सके। दूसरी, किसी भी अपराध के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक दोषी मन यानी मेंस रिया और दूसरा दोषी काम यानी एक्टस रेयस। और तीसरी बात, बीएनएस एक छोटा और सुव्यवस्थित कानून है जिसमें 20 चैप्टर्स और 358 सेक्शंस हैं। अपने अगले विश्लेषण में हम बीएनएस की धारा 1 को विस्तार से समझेंगे, जहां से यूपीएसआई परीक्षा में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहला सवाल, इस नए कानून को हम किस नाम से जानेंगे? चलिए इसकी पहचान से ही शुरू करते हैं। तो अब से जब भी क्रिमिनल लॉ की बात होगी, बस एक ही नाम ध्यान में रखना है, भारतीय न्याय संहिता 2023। यही इसका ऑफिशियल नाम है, जैसा कि धारा 1 में बताया गया है। और जो आईपीसी था उसका जिक्र अब हमें सिर्फ इतिहास की किताबों में ही मिलेगा। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है, जितने भी नए आपराधिक मामले हैं वो सब बीएनएस के तहत ही चलेंगे। आईपीसी अब हमारे कानूनी इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय बनकर रह गया है। ठीक है, नाम तो हमने जान लिया, पर ये कानून लागू कहाँ होगा? क्या ये सिर्फ भारत के अंदर ही काम करेगा या इसकी पहुंच सरहदों के पार भी है? चलिए धारा 1 के इस दूसरे पहलू को भी समझते हैं। और इसका जवाब ना काफी दिलचस्प है।
यहाँ आकर ये मामला और दिलचस्प हो जाता है। बीएनएस का अधिकार क्षेत्र सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही बंधा हुआ नहीं है। इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक वो जो देश के अंदर काम करता है और दूसरा जिसकी पहुंच दुनिया भर में है। तो भारत के अंदर की बात करें तो ये कानून जम्मू और कश्मीर समेत पूरे देश पर लागू होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत की सरहदों के अंदर, चाहे वो जमीन हो, पानी हो या हमारा हवाई क्षेत्र, हर एक इंसान इसके दायरे में आता है। यानी अगर कोई विदेशी नागरिक भी भारत में अपराध करता है तो उस पर भी यही कानून लागू होगा। अब बात करते हैं भारत के बाहर इसकी पहुंच की। बीएनएस 3 खास स्थितियों में लागू होता है। पहला, जब कोई भारतीय नागरिक विदेश में कोई अपराध करता है। दूसरा, अगर कोई अपराध भारत में रजिस्टर्ड किसी जहाज या विमान पर होता है, भले ही वो दुनिया में कहीं भी हो। और तीसरा, जो आज के डिजिटल ज़माने में बहुत ज़रूरी है, अगर कोई विदेश से भारत में मौजूद किसी कंप्यूटर सिस्टम को निशाना बनाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक दुबई में धोखाधड़ी करता है, तो जब वो भारत वापस लौटेगा उस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये दिखाता है कि कानून अपने नागरिकों को दुनिया में कहीं भी जवाबदेह ठहरा सकता है। एक और उदाहरण देखते हैं। अगर एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो लंदन जा रही है उसमें कोई अपराध होता है, तब भी बीएनएस ही लागू होगा। क्यों? क्योंकि वो विमान भारत में रजिस्टर्ड है और यही सिद्धांत भारत में रजिस्टर्ड जहाज़ों पर भी लागू होता है। तो हमने कानून का नाम क्या और इसका दायरा कहाँ, ये दोनों समझ लिए हैं, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, ये सब शुरू कब से हुआ? चलिए धारा 1 के आखिरी और तीसरे हिस्से पर चलते हैं, इसकी लागू होने की तारीख। इस तारीख को अच्छी तरह याद कर लीजिए, 1 जुलाई 2024। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब भारतीय न्याय संहिता पूरी तरह से लागू हो गई। तो यहाँ एक साफ लाइन खींच दी गई है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए जितने भी अपराध हैं वो पुराने कानून यानी आईपीसी के तहत ही देखे जाएंगे, और इस तारीख को या इसके बाद किए गए सभी अपराधों पर नई भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। मतलब अपराध की तारीख ही तय करती है कि कौन सा कानून लगेगा। तो चलिए अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट कुछ मुख्य पॉइंट्स में समेट लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहे। ये टेबल धारा 1 के 4 सबसे जरूरी स्तंभों को साफ साफ दिखाती है। पहला, नया नाम बीएनएस 2023। दूसरा, इसका व्यापक लागू क्षेत्र जो देश के अंदर और बाहर दोनों जगह है। तीसरा, 1 जुलाई 2024 की वो अहम तारीख। और चौथा, ये कि इसने 160 साल पुराने आईपीसी की जगह ली है। यही इस नए कानून की बुनियाद है। देखिए, बीएनएस की धारा 2 जिसमें ये सारी परिभाषाएं हैं वो सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं है। आप इसे पूरे कानून को समझने का एक ब्लूप्रिंट या एक मास्टर की समझिए। अगर ये परिभाषाएं आपको एकदम साफ हो गईं तो यकीन मानिए आगे के सेक्शन अपने आप आसान लगने लगेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज़ों से, मतलब किसी भी अपराध की कहानी के जो मुख्य तत्व होते हैं कि इसमें शामिल लोग कौन हैं और असल में हम अपराध कहते किसे हैं। तो हमारा पहला शब्द है पर्सन यानी व्यक्ति। अब देखिए, कानून की नज़र में व्यक्ति का मतलब सिर्फ एक जीता जागता इंसान नहीं होता। नहीं, इसमें कोई भी कंपनी, कोई एसोसिएशन या लोगों का कोई भी ग्रुप शामिल हो सकता है। और इस परिभाषा की सबसे बड़ी बात यही है कि ये कितनी बड़ी है। इसका मतलब साफ है कि क्रिमिनल केस सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी कंपनी पर भी चलाया जा सकता है। तो कॉर्पोरेट लायबिलिटी को समझने के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अगला है पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर परीक्षा में अक्सर सवाल बनते हैं। सीधे शब्दों में इसमें सरकार के लिए काम करने वाला लगभग हर व्यक्ति शामिल है, चाहे वो जज हो, पुलिस अफसर हो या कोई और सरकारी अधिकारी। यहाँ एक यूपीएसआई अलर्ट है, इस पर खास ध्यान दीजिए। बीएनएस की धारा 228 साफ कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति कानूनी तौर पर सही है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से भी पद पर बैठा है और पब्लिक ड्यूटी कर रहा है तो उसे भी लोक सेवक ही माना जाएगा। इस छोटे से पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं बीएनएस की धारा 225 में दिए गए ऑफेंस यानी अपराध को। ये कोई भी ऐसा काम है जिसे हम एक्ट कहते हैं या फिर कोई ऐसा काम जिसे करने से कोई चूक गया हो जिसे हम ओमिशन कहते हैं और जिसके लिए बीएनएस या किसी और कानून में सजा दी गई हो।
यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि अपराध सिर्फ कुछ गलत करने से ही नहीं होता। अगर आपकी कोई कानूनी जिम्मेदारी थी और आपने वो काम नहीं किया, तो वो भी अपराध हो सकता है। ये क्रिमिनल लॉ की बुनियाद है, इससे सीधा सवाल बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबूतों से जुड़ी परिभाषाओं पर नजर डालते हैं। बीएनएस ने इस मामले में चीजों को काफी आधुनिक बनाया है, खासकर आज के डिजिटल जमाने को देखते हुए। डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, अब इसकी परिभाषा सिर्फ कागज के टुकड़े तक ही नहीं रह गई है। ये किसी भी चीज पर अक्षरों, नंबरों या निशानों से बनाई गई कोई भी बात है। और बीएनएस का ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। धारा 28 के मुताबिक अब एक ईमेल, एक एसएमएस, सर्वर लॉग्स और कोई भी डिजिटल फाइल, ये सब कानूनी तौर पर दस्तावेज माने जाएंगे। ये एक बहुत ज़रूरी अपडेट है, परीक्षा के लिए इसे ज़रूर याद रखें। अगला शब्द है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी मूल्यवान सुरक्षा। ये कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी कानूनी अधिकार को बनाता है, बदलता है या खत्म कर देता है। मतलब इसका लेना देना सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि कानूनी हक से है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है उदाहरण, जैसे कि एक बैंक का चेक, जमीन के कागज या एक वसीयत। ये सभी धारा 231 के तहत मूल्यवान सुरक्षा हैं, क्योंकि ये सब कानूनी अधिकार या जिम्मेदारी पैदा करते हैं। इन उदाहरणों से ये परिभाषा आसानी से याद रहेगी। अच्छा, अब तक हमने किरदार और सबूतों की बात की। चलिए अब अपराध के मानसिक और शारीरिक पहलुओं से जुड़ी कुछ और जरूरी परिभाषाओं को देखते हैं, क्योंकि किसी भी क्राइम में सिर्फ किया गया काम ही नहीं, उसके पीछे का इरादा भी बहुत मायने रखता है। जब हम इंजरी यानी चोट या हानि शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में अक्सर शारीरिक चोट ही आती है, लेकिन बीएनएस में इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। बीएनएस की धारा 214 4 तरह की चोट को मानती है: शरीर को होने वाला नुकसान, मन को होने वाला नुकसान, प्रतिष्ठा यानी इज्जत को होने वाला नुकसान जैसे मानहानि, और संपत्ति को होने वाला नुकसान। तो ये एक और यूपीएसआई अलर्ट है। याद रखिए, चोट का मतलब सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं है। अगला शब्द है हार्बर, यानी शरण देना। धारा 213 के हिसाब से इसका सीधा सा मतलब है किसी अपराधी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए जानबूझकर मदद करना, चाहे उसे रहने की जगह दी जाए, खाना दिया जाए या भागने में किसी भी तरह से मदद की जाए। अब एक सवाल, जरा सोचिए, क्या सिर्फ किसी बात का शक होना या अंदेशा होना कानून की नज़र में विश्वास करने का कारण माना जा सकता है? ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर कन्फ्यूजन होता है। चलिए इसे साफ करते हैं। नहीं, कानून के मुताबिक रीजन टू बिलीव यानी विश्वास करने का कारण होने के लिए सिर्फ शक काफी नहीं है। धारा 229 के तहत आपके पास पर्याप्त कारण यानी सफिशिएंट कॉज होना जरूरी है। ये सिर्फ आपकी कोई पर्सनल फीलिंग नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई ठोस आधार होना चाहिए। और आखिर में इन दो जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को भी देख लेते हैं। रॉन्गफुल गेन यानी अवैध लाभ और रॉन्गफुल लॉस यानी अवैध हानि। सीधी सी बात है, अवैध लाभ का मतलब है गैर कानूनी तरीके से वो चीज़ हासिल करना जिसके आप हकदार नहीं हैं, और अवैध हानि का मतलब है किसी से वो चीज़ छीन लेना जिसका वो कानूनी तौर पर हकदार था। तो हमने काफ़ी सारी ज़रूरी परिभाषाएं समझ ली हैं। आइए अब इन सब को एक साथ एक फाइनल रिवीजन मैट्रिक्स में देखते हैं। ये आपके आखिरी समय के रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। ये देखिए, यहाँ अपराध, लोकसेवक, दस्तावेज और चोट जैसे सबसे जरूरी शब्द हैं। हमने इनकी बारीकियां समझी, जैसे दस्तावेज में अब डिजिटल रिकॉर्ड भी हैं और चोट के 4 अलग-अलग प्रकार होते हैं। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रिवीजन में आपके बहुत काम आएगा। धारा 3 को ना हम पूरी संहिता की एक मास्टर की मान सकते हैं। देखिए, ये अपने आप में एक कानून तो है ही, पर साथ ही ये बाकी सभी 358 धाराओं को समझने का तरीका भी बताती है। मतलब ये एक तरह से नियमों के लिए बनी नियम पुस्तिका है, और ये इतनी जरूरी है कि अगर इसे नहीं समझा तो बीएनएस की किसी भी धारा का बिल्कुल गलत मतलब निकाला जा सकता है। देखिए, ये धारा कितनी अहम है। ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर बीएनएस की पूरी इमारत खड़ी है। जरा सोच कर देखिए, अगर एक ही शब्द का मतलब अलग अलग धाराओं में अलग अलग हो तो कितना कंफ्यूजन होगा। धारा 3 बस इसी कंफ्यूजन को खत्म करती है।
तो चलिए अब एक एक करके उन सिद्धांतों को समझते हैं जो धारा 3 में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की एक रूपता की, यानी एक कानून और उसका एक ही मतलब। ये सिद्धांत बड़ा सीधा सा है। ये कहता है कि अगर किसी शब्द को बीएनएस की धारा 2 में डिफाइन कर दिया गया है तो फिर पूरी संहिता में, चाहे वो किसी भी चैप्टर में आए, उसका मतलब वही का वही रहेगा। जैसे लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट शब्द है, इसकी परिभाषा धारा 2 में दे दी गई है। अब इसका जिक्र चाहे धोखाधड़ी के केस में हो या भ्रष्टाचार के, इसका मतलब नहीं बदलेगा। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरप्रिटेशन। बीएनएस का ये सिद्धांत देखिए कितना प्रोग्रेसिव है। कानून में जहां कहीं भी ही या पुरुष जैसे शब्द इस्तेमाल होंगे, उन्हें सभी लिंगों के लिए लागू माना जाएगा, चाहे वो स्त्री हो या कोई और। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कानून में जेंडर इक्वालिटी बनी रहे। मान लीजिए कहीं लिखा है ही कमिट्स थेफ्ट, तो इसका मतलब शी कमिट्स थेफ्ट भी होगा। सीधी सी बात है, कानून की नज़र में जिम्मेदारी जेंडर देखकर तय नहीं होती। अच्छा, अब भाषा से जुड़ा एक और जरूरी नियम देखते हैं। अगर कानून में कोई बात एक व्यक्ति के लिए यानी सिंगुलर में कही गई है, तो वो अपने आप एक से ज्यादा लोगों यानी प्लूरल पर भी लागू होगी। और ठीक इसका उल्टा भी सच है। अगर कोई बात प्लूरल में है तो वो सिंगुलर पर भी लागू होगी। जैसे अगर लिखा है अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस, तो इसका मतलब पर्सन्स कमिट ऑफेंसेस भी होगा। इससे क्या होता है, हर सिचुएशन कवर हो जाती है। तो भाषा के नियम तो हमने समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कानून एक क्रिमिनल इवेंट को, एक आपराधिक घटना को डिफाइन कैसे करता है। और ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कुछ करना ही नहीं बल्कि कुछ न करना भी शामिल है। ये स्लाइड देखिए, कितनी अच्छी तरह से समझाती है कि अपराध 2 तरीकों से हो सकता है। एक है कृत्य यानी एक्ट, कोई गलत काम करके, और दूसरा है लोप यानी ओमिशन, कोई जरूरी काम न करके। कृत्य तो सीधा है, जैसे हमला करना, लेकिन लोप का मतलब है जब किसी की कोई लीगल ड्यूटी थी, कोई कानूनी जिम्मेदारी थी और उसने उसे पूरा नहीं किया। जैसे एक डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो मरीज को बचाए और वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता, तो उसका ये न करना भी एक अपराध माना जाएगा। तो अब तक हमने ये समझा कि फिजिकली क्या करने या न करने से अपराध बनता है, लेकिन कानून में इससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा था। और यहीं पर बात आती है इरादे और ज्ञान की। कानून ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसके सीधे इरादे के लिए ही नहीं बल्कि उसके ज्ञान के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को पता था कि उसके काम से कोई बुरा नतीजा निकल सकता है, तो भी वो अपराधी माना जाएगा, भले ही उसका सीधा सीधा इरादा वो नतीजा लाने का न रहा हो। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। इस उदाहरण से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक भरी हुई मार्केट में गोली चलाता है। अब उसका इरादा किसी एक खास व्यक्ति को मारने का नहीं है, लेकिन उसे ये ज्ञान है, उसे ये अच्छे से पता है कि उसकी इस हरकत से किसी को भी गोली लग सकती है, कोई भी घायल हो सकता है। कानून की नज़र में ये ज्ञान ही उसे क्रिमिनली लायबल यानी आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराने के लिए काफ़ी है। तो अब हमने भाषा, कृत्य और मानसिक स्थिति को समझ लिया है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि बीएनएस कानूनी तौर पर जिम्मेदारी यानी लायबिलिटी कैसे तय करता है। कानूनी दुनिया का ये एक सबसे पुराना और सबसे मजबूत सिद्धांत है, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसट। इसका सीधा मतलब है कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। और ये सिद्धांत धारा 3 का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि देश के हर नागरिक से ये उम्मीद की जाती है कि वो कानून को जानेगा। कोई भी व्यक्ति अपराध करने के बाद ये कहकर नहीं बच सकता कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये करना गैर कानूनी है। जैसे अगर कोई बिना लाइसेंस के हथियार रखता है और पकड़े जाने पर कहता है कि उसे नियम नहीं मालूम था, तो उसकी ये दलील बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। अब बात करते हैं जॉइंट लायबिलिटी यानी संयुक्त दायित्व की। इसका मतलब है कि जब कोई अपराध कई लोग मिलकर करते हैं तो सजा सबको बराबर मिलती है। इसमें ये मायने नहीं रखता कि किसने क्या भूमिका निभाई। मान लीजिए 3 लोग मिलकर बैंक लूटने की योजना बनाते हैं। एक गाड़ी चलाता है, एक बाहर नजर रखता है और एक अंदर जाता है। तो कानून के नज़र में तीनों बराबर के अपराधी हैं और तीनों पर लूट का ही आरोप लगेगा। कानूनी भाषा में इन 2 शब्दों शैल और मे का बहुत बड़ा महत्व है। शैल या करेगा का मतलब है कि वो काम करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, अधिकारी के पास कोई और विकल्प नहीं है।
जैसे पुलिस सबूत मिलने पर एफआईआर दर्ज करेगी। वहीं में या कर सकेगा का मतलब है कि ये विवेकाधीन है, डिस्क्रिशनरी है। अधिकारी अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे अदालत चेतावनी देकर छोड़ सकेगी। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने धारा 3 के सभी जरूरी सिद्धांतों को एक एक करके समझ लिया है। चलिए अब एक बार जल्दी से इन सबको दोहरा लेते हैं, एक क्विक रीकैप करते हैं ताकि ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो पहला सिद्धांत है समान अर्थ, मतलब धारा 2 की परिभाषाएं हर जगह लागू होंगी। दूसरा, लैंगिक तटस्थता, मतलब पुरुषवाचक शब्द सभी लिंगों के लिए है। तीसरा, एक वचन बहुवचन दोनों एक दूसरे पर लागू होंगे। चौथा, कृत्य और लोप, यानी कुछ न करना भी अपराध हो सकता है। पांचवा, इरादा और ज्ञान, यानी मन की स्थिति अपराध का आधार है। छठा, कानून की अज्ञानता, जो कोई बहाना नहीं है। सातवां, करेगा बनाम कर सकेगा, यानी अनिवार्य और वैकल्पिक का फर्क। और आठवां, संयुक्त दायित्व, मतलब अपराध में शामिल सभी लोग बराबर के जिम्मेदार होंगे। अब जब हमने ये अच्छी तरह समझ लिया है कि कानून के शब्दों की व्याख्या कैसे की जाती है, तो अगला सवाल ये उठता है कि अपराध साबित होने पर सजा कैसे और कौन सी दी जाती है। इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा बीएनएस के अगले अध्याय में, जहां हम दंड के प्रकारों को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, हमने बीएनएस के सामान्य परिचय व अध्याय 1 से संबंधित थ्योरी सेक्शन को विस्तार से समझा। अब हम बीएनएस के सामान्य परिचय व अध्याय 1 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। बीएनएस भारत में कब प्रभावी हुआ? तो सही आंसर है 1 जुलाई 2024। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति ने 25 जून 2024 को अपराध किया तो उस पर किस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी? तो चूंकि 25 जून 2024 को बीएनएस लागू नहीं हुआ था, बीएनएस लागू हुआ 1 जुलाई 2024 को, यानी कि उसके पहले की घटना है, तो कौन कानून लागू होगा? उस समय आईपीसी ही लागू होगी। अगला क्वेश्चन है कि आईपीसी 1860 में कुल कितने अध्याय धाराएं थीं और नई बीएनएस में कितनी हैं? तो आईपीसी में 23 अध्याय थे, वह 511 धाराएं थीं, जबकि बीएनएस में 20 अध्याय हैं, वह 358 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी अपराध के दो मुख्य तत्व कौन से हैं? तो किसी भी अपराध के दो मुख्य तत्व होते हैं, एक तो होता है मेंस रिया यानी कि दोषपूर्ण मन, और दूसरा होता है एक्टस रियस यानी कि दोषपूर्ण कार्य। अगला क्वेश्चन है कि अपराध की अवस्थाओं को सही क्रम में दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपराध की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो अपराध की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है इंटेंशन यानी कि आशय, दूसरी अवस्था है प्रिपरेशन यानी कि तैयारी, तीसरी अवस्था है अटेम्प्ट यानी कि प्रयत्न, और अंतिम अवस्था है कमीशन यानी कि निष्पादन। तो अपराध की 4 अवस्थाएं होती हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन। अगला क्वेश्चन है बीएनएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर सभी होंगे, यानी कि न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण, औपनिवेशिक कानूनों का प्रतिस्थापन, प्रक्रिया को तेज करना। मेंस रिया दोषपूर्ण मन का संबंध किससे है? तो दोषपूर्ण मन का संबंध मानसिक इरादे से है। अगला क्वेश्चन है कि एक्टस रिया दोषपूर्ण कार्य का अर्थ है तो भौतिकृत या अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति से अनजाने में कृत्य हो जाए तो कौन सा तत्व अनुपस्थित माना जाएगा? तो चूंकि कृत्य अनजाने से हुआ है, मतलब उसमें मेंस रिया का अभाव है, मेंस रिया का अभाव है। अगला क्वेश्चन है अपराध के कितने मुख्य चरण होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा जस्ट अपराध के 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस आधार पर किसी व्यक्ति को माफ़ नहीं किया जा सकता? किसी व्यक्ति को इस आधार पर माफ़ नहीं किया जा सकता है कि उसको कानून की जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस में कौन से नए अपराध जोड़े गए? तो दहेज, डकैती, चोरी तो पहले से थे, तो बीएनएस में साइबर क्राइम से संबंधित अपराध, फॉल्स इंफॉर्मेशन से संबंधित अपराध मतलब झूठी सूचना से संबंधित अपराध, और डिजिटल हरासमेंट यानी कि डिजिटल उत्पीड़न से संबंधित अपराधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी औपनिवेशिक धाराएं बीएनएस से हटा दी गई? तो एक तो राजद्रोही को हटा दिया गया,
दूसरा, आत्महत्या के प्रयास को हटा दिया गया। और तीसरा, अप्राकृतिक यौन संबंध को भी हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि आईपीसी 124A राजद्रोह को हटाकर बीएनएस में कौन सा नया प्रावधान लाया गया और उसका फोकस क्या है? तो राजद्रोह को हटाकर उसकी जगह पे लाया गया है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के विरुद्ध कृत्य। निम्न में से कौन सा अपराध आईपीसी में था पर बीएनएस में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अननेचुरल ऑफेंस, यानी कि अप्राकृतिक यौन संबंध। तो हमें यह भी याद रखना है कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित करार दिया था। इस आईपीसी धारा को हटाकर अब बीएनएस में अपराध नहीं माना गया। तो इसका सही आंसर है आत्महत्या का प्रयास, आत्महत्या का प्रयास। क्योंकि हमारी सरकार का मानना है कि ऐसे व्यक्ति को सज़ा की ज़रूरत नहीं है, उसको तो मदद की ज़रूरत है। जो सुसाइड कर रहा है उसे सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो सुसाइड क्यों कर रहा है और उसकी मदद करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अपराध बीएनएस में पूरी तरह से हटाया गया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भी जुड़ा है? तो अभी हमने पढ़ा था अडल्ट्री यानी कि व्यभिचार, जो कि आईपीसी की धारा 497 में था। अब इसे पूरी तरह से हटा दिया गया। हमें यह भी याद रखना है कि इसको किस वाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था? तो जोसेफ साइन बनाम भारत संघवाद 2018 में, जोसेफ साइन बनाम भारत संघवाद अडल्ट्री, ठग से संबंधित औपनिवेशिक धाराएं क्यों हटाई गई? तो हमें याद रखना है कि यह एक अप्रासंगिक औपनिवेशिक कानून था। ठगों द्वारा किए जाने वाले अपराध जैसे कि लूट हुआ, हत्या हुआ, पहले से ही डकैती और संगठित अपराध में कवर कर लिए गए हैं। इस वजह से अब यह अप्रासंगिक हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड बीएनएस में क्या स्टेटस है इसका? तो अटेम्प्ट टू सुसाइड को हटा दिया गया है, लेकिन इसका एक बात यह याद रखना हमें कि यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को डराने, धमकाने या उसको दबाव में लाने के लिए सुसाइड करता है, तब फिर उसे 225 के तहत अपराध माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस में कौन सा नया दंड जोड़ा गया है? तो बीएनएस में, जो कि आईपीसी में नहीं था, एक तो सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। सामुदायिक सेवा का मतलब होता है कि कोई भी जैसे कि पार्क की सफाई कराना आदि। और सुधारात्मक दंड, बीएनएस का मतलब ही है, बीएनएस का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति को सजा देना नहीं है, बस बल्कि उसमें सुधार लाना है। तो जो दंड रखे गए हैं वो इस प्रकार से रखे गए हैं जो व्यक्ति में सुधार लाएं। निम्न में से कौन से अपराध बीएनएस में जोड़े गए जो आईपीसी में नहीं थे? तो देखो, एक तो आतंकवादी कृत्य, ये आईपीसी में नहीं था, एक तो इसे जोड़ा गया है। और दूसरा, पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना, पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना, अब इसे अलग से एक अपराध बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अपराध पहले विशेष कानूनों में थे पर अब सीधे बीएनएस में शामिल कर दिए गए? तो एक तो है आतंकवादी कृत्य। आतंकवादी कृत्य पहले ये डायरेक्ट आईपीसी में नहीं था, इसे भी जोड़ा गया था। और संगठित अपराध, संगठित अपराध, पहले यह दोनों अपराध स्पेशल कानूनों में थे, लेकिन अब यानी स्पेशल कानूनों के साथ साथ बीएनएस में भी जगह दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ हत्या को बीएनएस में किस रूप में शामिल किया गया? तो हमें याद रखना है कि हत्या को, मतलब मॉब लिंचिंग को हत्या की एक विशेष श्रेणी में रखा गया और इसे सेक्शन। अगला क्वेश्चन है, मॉब लिंचिंग भीड़ हत्या को बीएनएस में किस रूप में शामिल किया गया? तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जो मॉब लिंचिंग है इसे बीएनएस में हत्या की एक विशेष श्रेणी के रूप में रखा गया है। हत्या की एक विशेष श्रेणी, जिसको कि बीएनएस की सेक्शन 103(2) में जगह दी गई है। बीएनएस से पहले आईपीसी में इसे गैर इरादतन हत्या के तहत देखा जाता था। इसके लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस को संसद द्वारा कब पारित किया गया?
तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि लोकसभा ने इसे 20 दिसंबर 2023 को पारित किया, राज्यसभा ने 21 दिसंबर को, राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर 2023 को, और अगले वर्ष यानी कि 1 जुलाई 2024 को ये पूरे देश में लागू हो गया। हमने बीएनएस के सामान्य परिचय से संबंधित 24 प्रश्नों को देखा है। अब हम बीएनएस के अध्याय 1 धारा 1 से 3 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, बीएनएस की धारा 1 की उपधारा 2 के अनुसार इस संहिता का विस्तार कहाँ तक है? तो इस संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत में, जिसमें कि जम्मू कश्मीर भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि धारा 1 की उपधारा 3 के अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक लंदन में हत्या करे तो क्या उस पर बीएनएस के अंतर्गत मुकदमा चल सकता है? तो बिल्कुल इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि वह भारतीय नागरिक है। यदि कोई भारतीय नागरिक दुनिया में कहीं भी अपराध करता है तो उस पर बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई विदेशी नागरिक भारतीय पंजीकृत विमान पर अपराध करे जब विमान दुबई के ऊपर उड़ रहा हो, तो यहाँ पे आंसर होगा कि बीएनएस लागू होगी, क्योंकि विमान भारत में पंजीकृत है। भारत में पंजीकृत कोई भी विमान, जहाज दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे भारत का हिस्सा माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 3 में बालक कौन है? तो हमें याद रखना है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे केवल हमें वो में याद रखना है कि 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसे बालक के तहत काउंट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 11 में लिंग की परिभाषा में क्या नया जोड़ा गया? आईपीसी में जो लिंग शब्द परिभाषित था वहाँ पर केवल मेल और फीमेल को ही लिंग के अंतर्गत गिना जाता था, लेकिन बीएनएस में मेल फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर को भी जगह दी गई। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, ये एसआई में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 12 सद्भावनापूर्वक का अर्थ है? तो यहाँ पर सद्भावनापूर्वक का मतलब केवल अच्छा इरादा नहीं है, बल्कि पूरी सावधानी और ध्यान के साथ किया गया काम। जैसे कि एक डॉक्टर पूरी सावधानी से ऑपरेशन करता है तो डॉक्टर के द्वारा किया गया कार्य सद्भावनापूर्वक में गिना जाएगा। और यदि ऑपरेशन करते समय डॉक्टर से कोई गलती हो जाती है तो उसे साधारण अपवाद के तहत छूट भी मिल जाएगी, गुड फेथ के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 13 संश्रय देना में महत्वपूर्ण अपवाद क्या है? तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि संश्रय देना होता क्या है। तो किसी अपराधी को छिपने के लिए स्थान देना, खाने पीने को देना या पैसे से मदद करना, यह सब संश्रय देने के अंतर्गत आता है। अब दूसरी बात, यहाँ पर एक अपवाद है कि पत्नी पति को संश्रय दे सकती है, शरण दे सकती है। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 14 क्षति यानी कि इंजरी में कौन सी हानि शामिल है? तो आपको याद रखना है कि क्षति के अंतर्गत यानी कि इंजरी के अंतर्गत 4 प्रकार की हानि शामिल की जाती हैं। एक तो शरीर से संबंधित हानि, मन से संबंधित हानि, ख्याति यानी कि रेपुटेशन से संबंधित हानि और संपत्ति से संबंधित हानि। तो यह चारों प्रकार की हानि शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति इंजरी यानी कि क्षति में काउंट होंगी। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 15 में न्यायाधीश यानी कि जज कौन है? तो यहाँ हमें याद रखना है कि न्यायाधीश में केवल न्यायाधीश नहीं आएंगे, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि निर्णय देने के लिए विधि से अधिकृत है, विधि द्वारा अधिकृत है, वह सभी व्यक्ति न्यायाधीश यानी कि जज काउंट किए जाएं। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 उपधारा 19 में चल संपत्ति में क्या शामिल नहीं है? तो भू आबद्ध वस्तुओं ये चल संपत्ति में शामिल नहीं होंगी। इनको छोड़कर बाकी कोई भी चीज़ हो, जैसे कि फसलें, आभूषण, किताबें या कोई भी चीज़ जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सकती है, वह सब चल संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 20 में पुरुष और बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 38 में नारी की परिभाषा में आयु क्या है? मतलब किस आयु वर्ग के व्यक्ति को
पुरुष या नारी माना जाएगा। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि आयु से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी आयु का मेल उसे पुरुष गिना जाएगा और किसी भी आयु की फीमेल उसे नारी गिनी जाएगी, चाहे वो 1 दिन उनकी आयु उम्र हो या फिर 100 वर्ष हो। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 23 में व्यक्ति में क्या शामिल है। तो यहाँ हमें याद रखना है कि व्यक्ति का अर्थ केवल इंसान नहीं है, इसमें कंपनी, संस्था, व्यक्तियों के समूह हैं, सभी कुछ शामिल हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए वाला सी। और इसका मतलब यह है कि व्यक्तियों की भांति कंपनी पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड कंपनी पर मुकदमा चल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 उपधारा 31 मूल्यवान संपत्ति यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है। तो हमें याद रखना है कि कोई भी कानूनी दस्तावेज जिससे कोई कानूनी अधिकार बनता है, कोई कानूनी अधिकार बढ़ता है या कोई कानूनी अधिकार खत्म हो जाता है, वह सब के सब वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति में काउंट होंगे, जैसे ज़मीन के कागज, बैंक का चेक या कोई कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। अगला क्वेश्चन है बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 39 सदोष अभिलाप यानी कि रॉन्गफुल गेन का अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि गैर कानूनी तरीक़ों से लाभ कमाना जिसके आप हकदार नहीं थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन वी। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 40 सदोष हानि यानी कि रॉन्गफुल लॉस का अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि गैर कानूनी तरीक़ों से ऐसी संपत्ति को खो देना जिसके आप हकदार थे। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 9 बेईमानी से यानी कि डिसऑनेस्टी का आशय है। तो सदोष लाभ और सदोष हानि जब दोनों को जोड़ देते हैं तो उसके अंतर्गत आ जाती है बेईमानी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सदोष लाभ व सदोष हानि पहुंचाने के इरादे से किया गया काम बेईमानी से यानी कि डिसऑनेस्टी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 उपधारा 10 कपटपूर्वक का आशय है। तो धोखा देने के इरादे से किया गया कार्य, धोखा देने के इरादे से किया गया कार्य यह बेईमानी से अलग है, यह धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 21 अवैध मतलब इलीगल शब्द किस पर लागू होता है। तो यहाँ हमें याद रखना है कि हर वो काम जो अपराध हो, जो कानून द्वारा मना यानी कि प्रोहिबिटेड हो, या फिर जिस पर सिविल केस हो सकता हो, वह सब के सब अवैध मतलब इलीगल शब्द के अंतर्गत आते। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 25 अपराध मन के ऑफेंस से क्या अर्थ है। तो कोई भी काम या काम का लोभ जिसके लिए बीएनएस में सजा दी गई है वह सब अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 33 स्वेच्छया यानी कि वॉलेंटरली का अर्थ है। तो कोई भी काम जो इरादे मतलब इंटेंशन से या नॉलेज यानी कि ज्ञान रखते हुए, यह ज्ञान रखते हुए करना कि उसका नतीजा क्या होगा, जैसे कि यह जानते हुए भीड़ पर पत्थर फेंकना कि यह किसी को लग सकता है, यह स्वेच्छा के अंतर्गत गिना जाएगा। बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 7 कूटकरण के लिए मुख्य तत्व क्या है। तो हमें याद रखना है कि कूटकरण में हूबहू नकल जरूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा जरूरी है धोखा देने के इरादे से किया गया कोई काम। किया गया कोई काम का मतलब है कूटकरण का कोई काम। जैसे कि आप 500 रुपये का नकली नोट इस उद्देश्य से छापते हैं कि आप उसको असली के रूप में चलाएंगे। अब भले ही आप पूरी तरह से असली जैसा नोट बना भी पाएँ या नहीं बना पाएँ, लेकिन आपका यह काम कूटकरण में गिना जाएगा। यानी कि
यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उद्देश्य धोखा देने का होना चाहिए। कूटकर्ण आप 100% हूबहू वैसा कर पाएँ या ना कर पाएँ, तब भी वह कूटकर्ण के अंतर्गत गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 1 कार्य यानी कि एक्ट की परिभाषा में क्या शामिल है। तो हमें याद रखना है कि किसी काम को करना या फिर किसी काम का लोप करना, दोनों इसके अंतर्गत गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 उपधारा 8 न्यायालय में कौन शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो न्यायिक कार्य करने के लिए विधि से अधिकृत या प्राधिकृत है। यहाँ जरूरी नहीं है कि कोई कोर्ट ही हो, कोई भी ऐसी संस्था जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि से अधिकृत या प्राधिकृत किया गया है, वह सब न्यायालय में शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति चीन से भारत के बैंक सर्वर पर साइबर हमला करे, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि भले ही कोई अपराध भारत से बाहर से किया गया हो, लेकिन यदि उसका लक्ष्य भारत में मौजूद कोई कंप्यूटर या सर्वर हो तो वह बीएनएस के तहत काउंट किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 36 यानी कि वसीयत यानी कि बिल की परिभाषा क्या है। तो इसके अंतर्गत आएंगे वसीयती दस्तावेज, यानी कि ऐसे दस्तावेज जो किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे से संबंधित हो। यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में अपराध करे तो उस पर बीएनएस लागू होगी। सीधी सीधी बात है कि भारत में कोई भी अपराध करे, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी, उस पर बीएनएस लागू होना ही है। इस प्रकार हमने सभी 50 प्रश्नों को अच्छे से समझा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।